गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, सेकंड वीडियो में लाइट जाने के कारण थोड़ी वीडियो अधूरी रह गई थी। शेष हम इस पार्ट में पूरा कर रहे हैं। इसके बाद एक पार्ट और आपको दे देंगे। फिर उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियोज़ लेके आएंगे। फिर आफ्टर दैट और वीडियोज़ लेकर आएंगे निरंतर रेगुलर। यूमैक्स एजुकेशन हब हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ ही अगर चर्चा करें, अगर आपको ऐप परचेज करना है तो यूमैक्स ऐप से आप आपका ऐप परचेज कर सकते हैं। एट ए प्रेजेंट मेरा किसी संस्था से कोई संबंध नहीं है। कहीं और से आप कोई भी ऐप परचेज करते हो तो आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। देखिए, 49 तक तो हो गए थे, 50 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था उस टाइम कि अगर हम किसी सीक्वेंस पे लिमिट लगाते हैं और लिमिट का मान एक फाइनाइट निकल के आ जाए और एक ही निकल के आए तो जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अगर लिमिट का मान एक से ज़्यादा निकल के आते हैं तो वो ऑसिलेट्स होती है, और लिमिट का मान इन्फिनिटी आता है तो उस केस के अंदर वो डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी होती है। ठीक है भाई। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, अनुक्रम अभिसृत होती है तो लिमिट लगा दो इस पे सीधा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, नीचे से n कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 5/√n। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी 3। तो ये जो है वो किस पे जाके कन्वर्जेंट हो रही है? 3 पे जाके कन्वर्जेंट हो रही है। तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट फॉर द लिमिट 3। ये जो सीक्वेंस है वो आपकी किस पे जाके कन्वर्जेंट हो जाती है? 3 पे जाके कन्वर्जेंट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इसी प्रकार से आप चाहते हो कि क्वेश्चन सॉल्व होते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए, बताते रहिए कि कितना अच्छा आपको लग रहा है, जिससे हम आगे भी आपको इसी प्रकार क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहें। अब देखो, दो सीक्वेंस है an और bn, वो किस पर अभिसृत हो रही हैं? l पर। तथा यदि एक और सीक्वेंस हो जाए cn जो bn से छोटी हो और an से बड़ी हो। मैंने क्या कहा? an और bn दो सीक्वेंस है जो l पर अभिसृत हो रही हैं, और बीच में एक और सीक्वेंस मिल जाए cn, तो पूछा जाता है तब ये जो अनुक्रम cn है या सीक्वेंस cn जो है, cn ये किस पर अभिसृत होगी? ये सैंडविच थ्योरम है। और cn भी जो होती है आपकी l पर अभिसृत होती है। जब आगे और पीछे वाली दोनों अनुक्रम, ये l पे जा रही है, ये भी l पे जा रही है, तो ये भी किस पे जाएगी? बोलिए, l पर ही जाती है। जब ये आपकी l पे जाती है, ये भी l पे जाती है, तो ये भी l पे जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज सैंडविच थ्योरम, सैंडविच प्रमेय। मैंने क्या कहा? एक अनुक्रम an अगर l पे जा रही है और bn l पे जा रही है, और एक सीक्वेंस दे रखी है आपको cn जो an और bn के बीच में है, तो cn भी आपकी किस पे जाती है? l पर ही जाती है। तो लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ आपको यूमैक्स ऐप और यूमैक्स एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई। देखिए, अनुक्रम दे रखी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि अनुक्रम की एक फाइनाइट लिमिट निकल के आ जाती है तो उस केस के अंदर जो अनुक्रम होती है वो आपकी अभिसारी होती है, यानी कि फाइनाइट लिमिट निकल के आएगी और यूनिक लिमिट निकल के आएगी, तो उस केस में जो सीक्वेंस होगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। अब देखो, ये सीक्वेंस का एन भी टर्म दे रखी है, इसकी लिमिट निकाल देते हैं। और देखिए, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है और इंटीग्रेशन में लिमिट का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, तो उसी का उपयोग करके लिमिट निकालेंगे। तो देखिए, इसे समेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, वो भी किसकी? xn की। तो इसे समेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसे लिखा जा सकता है n प्लस आर। समेशन है 1 to r। r की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक चल रही है? n तक। ठीक है भाई। अब आपको कुछ पता हो, समेशन r बराबर 1 to n, तो ये हो गया 1/n कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस आर अपॉन एन। जब ऐसे क्वेश्चन की अगर लिमिट निकाली जाती है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा और बाद में भी पढ़ते हैं, आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड देते हैं या टीजीटी पीजीटी देते हैं या ईएमआरएस देते हैं या फिर एनवीएस या केबीएस हो, तो आपको पता होना चाहिए
कि आर अपॉन एन को रखा जाता है एक्स के बराबर, आर अपॉन एन को रखा जाता है एक्स के बराबर, और 1/n को रखा जाता है किसके बराबर, डी एक्स के बराबर। अब n का मान, r का मान जैसे ही 1 रखेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो x की जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी, और r का मान जैसे ही आप n रखेंगे तो n/n x का मान हो जाएगा 1। तो इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी आपके पास 0 से 1, और ये बचेगा 1 + x, इसको हम x रखते हैं, और 1/n को dx। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा log 1 + x, log 1 + x। इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा log 1 + x, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, तो ये हो जाएगा log 2 - log 1, और log 1 का मान आप सभी जानते हैं 0 होता है, तो ये बचेगा log 2। यानी कि लिमिट आ गई फाइनाइट। अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है, यदि किसी सीक्वेंस की आपकी जो लिमिट है वो फाइनाइट निकल के आ जाती है, तो उस केस में जो आपकी सीक्वेंस है वो हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। कैसी होती है, कन्वर्जेंट। इन दिस केस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बिकॉज द लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट विच आर log 2। पूछी भी जा सकती है आपसे कि इस अनुक्रम की जो लिमिट है वो कितनी आएगी, तो इससे लिमिट भी निकाल के मैंने आपको बता दी कितनी आएगी, log 2। और log 2 आने के कारण ये जो सीक्वेंस है वो आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने मेहनत के जुनून को कम मत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए। मेहनत के आगे अच्छे अच्छों को हमने झुकते हुए देखा है, तो किसी की क्या मजाल जो आपको झुका दें। आप दिल से इतनी मेहनत कीजिए, मेहनत पे आपका अधिकार है, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी सफलता के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है भाई, और जितनी जल्दी सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे हमें तो खुशी होगी, आपको हमसे ज़्यादा होगी और आपके माँ बाप को उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, आगे की तरफ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुक्रम दे रखी है, यहाँ पढ़ लिया करो सीक्वेंस। कभी कभी सीरीज लिखा जाता है श्रेणी, श्रेणी का आंसर अलग आएगा और सीक्वेंस का अलग आएगा। यही सीक्वेंस का पद दे रखा और यही श्रेणी का nवां पद दिया हुआ होता तो श्रेणी में तो ये डाइवर्जेंट आती और यहाँ पर ये कन्वर्जेंट आएगी, यानी अभिसारी आएगी। तो देखिए अनुक्रम दे रखी है आपको xn। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे, अपोजिट चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे आ जाएगा √n + 1 प्लस का √n, और ऊपर बन जाएगा n + 1 माइनस का n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बन जाता है। इस पर लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया है अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/∞ कितना बन जाएगा, 0, और इसकी लिमिट आ गई कैसी, फाइनाइट, और एक ही निकल के आई है। अगर लिमिट फाइनाइट आ जाए और एक ही निकल के आ जाए, लिमिट फाइनाइट हो और एक ही निकल के आ जाए, तो इस केस में आपकी जो अनुक्रम होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट। और आप जानते हो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है। बट यहाँ दे रखा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है क्या, नहीं। डाइवर्जेंट है क्या, नहीं। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं क्यों है, थर्ड नंबर का ऑप्शन है ना आपका। तो मैंने आपको कहा यदि लिमिट फाइनाइट निकल के आ जाती है तो उस केस में आपकी जो अनुक्रम है वो हमेशा कैसी होती है, अभिसारी होती है, यानी कि कन्वर्जेंट होती है। आगे की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट फॉर बेस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हो तो, और अदरवाइज आपको प्रॉपर रूप से बताया जा चुका है कि सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल यूमैक्स एजुकेशन अप पर मिल जाएंगी, जिस पे आपको करंट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मैथ रीजनिंग की क्लासेज भी अभी रनिंग में चल रही हैं, वो भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते नेक्स्ट फॉर बेस्ट के लिए। निर्णय से कौन सी श्रेणी, यहां पर श्रेणी है, श्रेणी और निरपेक्ष पूछा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का जो कॉन्सेप्ट आएगा या कंडीशनली कन्वर्जेंट सह प्रतिबंधित अभिसारी, ये जो है अल्टरनेटिव सीरीज के लिए आता है। अल्टरनेटिव यानी कि प्लस माइनस वाली, ये चारों की सीरीज जो है वो प्लस माइनस वाली है। और पॉजिटिव टर्म सीरीज का आप एक टेस्ट जानते हो, धनात्मक पदों की श्रेणी का, धनात्मक पदों की श्रेणी का, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। धनात्मक पदों की श्रेणी का एक क्वेश्चन जानते हो, सिग्मा 1/n⁻p,
इसे कहा जाता है हाइपर हार्मोनिक, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। यदि P की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो तो सीरीज जो होती है आपकी अभिसारी होती है। सीरीज है, श्रेणी है, ध्यान रखना, अनुक्रम नहीं है। अगर P की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी हो तो फिर आपकी जो सीरीज है वो होती है अपसारी, डाइवर्जेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना। आपकी जो श्रेणी है वो अभिसारी होती है कब, जब P की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और अपसारी होती है कब, जब P की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी हो। अब देखिए यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो निरपेक्ष और सापेक्ष के लिए अगर हम बात करें तो एक चीज हम आपको बता दें कि एकांतर श्रेणी जो होती है, एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी दैट्स मीन अल्टरनेटिव सीरीज, वो इस प्रकार होती है U1 माइनस U2 प्लस U3, प्लस माइनस में चलता है, ये माइनस में आएगा, माइनस इस प्रकार। तो एकांतर श्रेणी के अभिसरण का एक ही परीक्षण होता है, इसका जब आप अभिसरण निकालेंगे ना कन्वर्जेंट, तो इसका एक ही परीक्षण होता है लेबनिज परीक्षण, लेबनिज। और लेबनिज ये कहता है कि आने वाला पद पूर्वगामी पद से छोटा हो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान 0 हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान क्या हो, 0 हो, तो उस केस में एकांतर श्रेणी आपकी अभिसारी हो जाती है। अगर एकांतर श्रेणी अभिसारी नहीं है तो फिर वो दोलायमान होगी। देखो एकांतर श्रेणी यानी अल्टरनेटिव सीरीज के दो ही केस बनते हैं, या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर वो ऑसिलेट होगी, डाइवर्जेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखना। जबकि धनात्मक पदों की श्रेणी डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट हो सकती है, लेकिन वो दोलायमान नहीं हो सकती। भाई आपको पता है एक अनंत श्रेणी को जोड़ रहे हो, अगर योग निकाल रहे हो तो अनंत श्रेणी का योग जो है या तो वो फाइनाइट आ सकता है, अगर योग फाइनाइट आ गया तब तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और जोड़ अगर इनफाइनाइट आ गया तो उस केस में ये जो है डाइवर्जेंट हो जाती है। तो धनात्मक पदों की श्रेणी, मैंने कहा अनुक्रम की तो 3 विशेषता होती हैं, वो अभिसारी भी हो सकती है यानी सीक्वेंस की, कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी और ऑसिलेट्स भी। लेकिन धनात्मक पदों की श्रेणी की 2 ही विशेषता रहेंगी, या तो वो कन्वर्जेंट होगी या वो डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अल्टरनेटिव सीरीज की 2 विशेषताएं होंगी, या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर वो ऑसिलेट्स होगी, इसमें डाइवर्जेंट शब्द नहीं आएगा, ठीक है। ये एकांतर श्रेणी हो गया। फिर हमारे सामने आता निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष में क्या करते हैं कि जो हमने श्रेणी बनाई है सिग्मा UN, उसका मोड निकाल देते हैं, यानी धनात्मक पदों की श्रेणी बना लेते हैं। अगर ये भी कैसी हो जाए, अभिसारी, मतलब ये तो अभिसारी हुई एकांतर श्रेणी, और मोड लगाने पर ये भी अभिसारी हो जाए तो उस केस में कहते हैं निरपेक्ष। अगर ये आपकी अपसारी हो जाती, यानी पहली अभिसारी और दूसरी अपसारी, तो फिर उसे कहते हैं सापेक्ष अभिसारी या कंडीशनल कन्वर्जेंट, सापेक्ष अभिसारी या कंडीशनल कन्वर्जेंट। मैंने क्या कहा, लेबनिज परीक्षण से एकांतर श्रेणी तो अभिसारी हो, साथ ही इसका मोड लगा दो यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, पॉजिटिव वाली भी अभिसारी हो जाती है, यानी दोनों अभिसारी, तो फिर ये निरपेक्ष अभिसारी यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ये वाली अभिसारी और ये वाली अपसारी, तो फिर इस केस के अंदर ये हो जाती है आपकी क्या, सापेक्ष या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट या फिर सह प्रतिबंधित अभिसारी। इनको लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। उस क्वेश्चन को करा देते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा था, अब इसको हम सभी को धनात्मक पदों की श्रेणी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको धनात्मक पदों की श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा 1/n की पावर p, और यहाँ पर p का मान कितना, एक होता है, तो अपसारी, यानी कि ये अपसारी हो गई धनात्मक पदों की श्रेणी, तो निरपेक्ष होगी नहीं। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे धनात्मक में तो ये हो जाएगा सिग्मा 1/n की पावर 1/2, और p का जो हाइपर हार्मोनिक है यहाँ p का मान हो गया 1/2, किससे छोटा, 1 से छोटा, तो कैसी होगी, अपसारी। तो ये भी अपसारी और ये भी अपसारी, यानी कि पॉजिटिव टर्म इसकी अपसारी आ रही है, तो ये भी निरपेक्ष नहीं होगी। यहाँ से अगर मैं चर्चा करूँ, इसको धनात्मक में बनाओगे सिग्मा 1/n की पावर 3/2, यहाँ p का जो मान है वो 3/2 है, और ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। 3/2 का मान जो है वो 1 से बड़ा है, तो उस केस में ये हो जाएगी अभिसारी। तो ये धनात्मक पदों की श्रेणी अभिसारी और ये खुद अभिसारी है ही,
तो इस केस में ये वाली जो है वो कैसी हो जाती है आपकी निरपेक्ष अभिसारी हो जाती है। ये आपका 1/n बनेगा और p का मान फिर से क्या आएगा 1, तो ये आपकी अभिसारी नहीं होगी। और अल्टरनेटिव तो हो जाएगी अभिसारी, लेकिन पॉजिटिव टर्म अभिसारी नहीं होगी। तो इस केस में हमारे पास आंसर 4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम पेपर में आए तो आप n को देखो, हाइपर हार्मोनिक से तुलना करो। यदि p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तो वो कोई भी अभिसारी नहीं होगी, यानी n की जो पावर p चल रही है। लेकिन जहाँ n की पावर जो है 1 से बड़ी हो जाएगी वही आपकी अभिसारी होगी और वही आपका आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। un दे रखी है, एक bn दे रखी है, श्रेणी है। मैंने पहले ही कहा श्रेणी के लिए और अनुक्रम के लिए दोनों में अंतर होता है। ये श्रेणी है तो इस श्रेणी का nवां पद है, तो इस श्रेणी का nवां पद है, तो इस श्रेणी का nवां पद परमीकरण करेंगे तो क्या आएगा, √n+1 और प्लस का √n। तो ये यहाँ से हमारे पास √n कॉमन आ जाएगा, n की पावर 1/2 और ये बनेगा 1 + 1/n का अंडर रूट और ये प्लस का 1। हमेशा ऐसे बना लो और तुलनात्मक परीक्षण यानी कि कंपैरिजन टेस्ट लगा दो। और तुलनात्मक परीक्षण यानी कि कंपैरिजन टेस्ट आप जैसे ही लगाएंगे तो इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। कॉमन निकालने के बाद यहाँ p का मान कितना है, यहाँ p बराबर कितना है 1/2। और मैंने अभी बताया हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से p का मान अगर 1 से छोटा होता है तो उस केस में कैसी होती है, अपसारी, डाइवर्जेंट। और ध्यान हो तो इसमें मैंने अनुक्रम में कराया था, ये श्रेणी में है, ये किस में सिग्मा लगा हुआ है तो श्रेणी में। और मैंने वो जो क्वेश्चन कराया था वो सीक्वेंस में कराया था, अनुक्रम में कराया था। अनुक्रम में ये अभिसारी थी और यहाँ पर ये कैसी है, अपसारी है। ये तो हो गई कैसी, अपसारी। लेकिन दूसरे का परमीकरण करेंगे ना, तो दूसरे का परमीकरण करेंगे सिग्मा Vn, तो नीचे बनेगा n की पावर 4। n की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो n² आ जाएगा, ये बचेगा 1 + 1/n की पावर 4 और माइनस के 1। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर p का मान कितना है 2, यहाँ पर वैल्यू ऑफ p कितनी आ जाएगी 2, किससे बड़ी, 1 से बड़ी। ये वाली कैसी हो जाएगी फिर, अभिसारी। तो Vn तो अभिसारी है लेकिन un अपसारी है। तो यहाँ ये कह रहा है सिग्मा un अभिसारी है ना, सिग्मा un अपसारी है, सही बात है। सिग्मा Vn अभिसारी है, सही बात है। ये कह रहा है सिग्मा un सिग्मा Vn दोनों अभिसारी हैं ना, एक अभिसारी एक अपसारी। सिग्मा un सिग्मा Vn दोनों अपसारी हैं ना, तो ये भी चौथे नंबर का ऑप्शन भी कैसा है, गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। केवल n की पावर p को देखकर ही हम आंसर टिक कर सकते हैं, केवल और केवल n की पावर p। इतनी गर्मी पड़ रही है, इस भरी हुई गर्मी में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है। ज़्यादा नहीं तो एक लाइक सब्सक्राइबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बच्चे भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए। देखिए आगे की तरफ मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हाँ जी, देखो फिर से आ गया है क्वेश्चन। ऊपर आ रहा है आपका 2 3 4 यानी कि n+1 और नीचे आ रहा है 1 2 3 यानी n की पावर p। ये सीरीज हो गई। यहाँ से कॉमन निकाल देंगे आप क्या, n, तो ये बचा 1 + 1/n और नीचे बचा n की पावर p-1। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। अब इसने पूछा है अभिसारी है। मैंने आपको बताया कोई भी सीरीज अभिसारी होती है कब, कोई भी सीरीज अभिसारी होती है कब, जब हम इसको ले लेंगे, इसे सिग्मा Vn मान लेते हैं। यदि पावर का मान, पावर कितनी है, यहाँ पावर है p-1, यदि पावर का मान 1 से बड़ा हो जाए तो कैसी होती है, अभिसारी। यदि पावर का मान 1 से बड़ा हो जाए तो कैसी होती है, अभिसारी। यानी कि 1 को उधर ले जाओ, p > 2 हो जाएगा। यानी कि p की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो ये जो श्रेणी है वो कैसी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। एग्जाम पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे DSSS हो, TGT PGT हो, LT ग्रेड हो, NBS हो, KBS हो, कई प्रकार के एग्जामों में इस प्रकार के देखने को क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहाँ जहाँ रियल एनालिसिस सिलेबस में होती है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसे आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखो ये गामा n है, गामा n।
अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी। ठीक है, इसमें हमारे पास केस होता है, इसे हम गॉस परीक्षण कहते हैं। सीरीज के या श्रेणी के अभिसरण का गॉस परीक्षण इसे कहा जाता है। गॉस परीक्षण, यदि देखो अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये होता है अभिसारी। पहले अल्फा पे डिपेंड करता है। अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी हो तो होता है अपसारी। अपसारी। और अल्फा का मान अगर 1 के बराबर हो तो टेस्ट फेल, है ना, 1 पर। अब बीटा का मान देंगे, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो अभिसारी, अल्फा बराबर 1 पर, है ना। और बीटा की वैल्यू 1 के बराबर 1 से छोटी हो तो फिर उस केस में होता है अपसारी। ठीक है, तो अल्फा का मान अगर 1 हो जाए ना तो फिर बीटा का मान चेक किया जाएगा। अल्फा का मान अगर 1 हो जाए तो बीटा का मान चेक किया जाएगा। यही वाली कंडीशन लगी, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी अभिसारी, बीटा की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी तो अपसारी। यहाँ टेस्ट फेल नहीं होता, वहाँ फेल हो जाता है अल्फा और 1 पर, फिर बीटा की वैल्यू चेक की जाती है। अब ये कह रहा है बीटा की वैल्यू अगर हम 1 से बड़ी ले लें और अल्फा की सभी वैल्यूज के लिए, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली, क्या अल्फा की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है? अल्फा बराबर 1 होगा तो ही बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत है। ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी ले लीजिए, 1 से बड़ी पे क्या है? अभिसारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू 1 ले लीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 ले ली और बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली, बीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी ले लीजिए तो उस पर भी क्या है? अभिसारी है। वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी ले लीजिए तो अभिसारी है और बीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी लेनी है, तो बीटा के तो सभी मानों के लिए तो ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा, अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी ले लीजिए, अल्फा की वैल्यू किससे बड़ी ली? 1 से बड़ी ले लीजिए। और ये कह रहा है बीटा के सभी मानों के लिए, अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी और बीटा के सभी मानों के लिए। बताओ क्या बीटा के सभी मानों के लिए है क्या? अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी लीजिए और बीटा का कोई भी मान ले लीजिए, ये अभिसारी है बीटा के सभी मानों के लिए। हमने कहा है ना बीटा पे तो जब चेक करेंगे जब अल्फा का मान 1 होगा, तो अल्फा का मान पहले से ही 1 से ग्रेटर दे दिया तो बीटा को चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो बीटा के तो सभी मानों के लिए अभिसारी हो जाएगा यदि अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी। अल्फा में बीटा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक के लिए नहीं है, केवल अल्फा ग्रेटर देन 1 हो और बीटा के सभी मानों के लिए हो जाएगा। यदि अल्फा का मान 1 होगा तो बीटा के ग्रेटर देन 1 के लिए अभिसारी हो, लेस देन इक्वल पे अपसारी होगा। तो अल्फा ग्रेटर देन 1 यानी कि इसका 3rd नंबर का ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड में हट जाते हैं, लीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा है कि वो PDF आपको मिल ही जाएगी। अब देखो यहाँ से फिर से मैंने कहा है इसका UN बनाओ, ऊपर n की पावर p है और नीचे कॉमन निकाल दो n की पावर p प्लस अल्फा, तो ये बचेगा 1 + 1/n की पावर p प्लस अल्फा। अब देखो p से p कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 1/n की पावर अल्फा और ये 1/1/n की पावर p प्लस अल्फा। और मैंने आपसे पहले ही से ही कह रखा है जब इस टर्म में कोई भी कंडीशन बन जाती है तो हमें केवल इसको चेक करना होता है, तो हमें केवल किसको चेक करना होता है? इसको चेक करना होता है। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए, यदि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाए? 1 से बड़ी हो जाए, n की पावर अल्फ़ा। यदि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए और यहाँ वाले p की वैल्यू कुछ भी रहे तो इस सीरीज में कौन सा गुण आ जाएगा? कन्वर्जेंट का गुण आ जाएगा, यानी कि अभिसारी हो जाएगी। तो उसने कहा है p एवं अल्फ़ा के सभी मानों के लिए, अल्फ़ा के सभी मानों के लिए थोड़ी ना है, अल्फ़ा के सभी मानों के लिए गलत ऑप्शन है। अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल 1, नहीं, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 के लिए होना चाहिए। p इज ग्रेटर देन 1 के लिए अल्फ़ा के सभी मानों के लिए, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 एवं p के सभी मानों के लिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले लीजिए, p का कोई भी मान ले लीजिए, p से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 वेस्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। ये दे रखा है भाई, अनुक्रम दे रखी है और अनुक्रम में 3, 4, 5 टेस्ट होते हैं सीरीज के, और सीरीज का
एक टेस्ट होता है, मैंने कहा है कि यदि un का जो मान है n, n स्क्वायर, n क्यू डॉट डॉट डॉट, आपको पता है श्रेणी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और मैं बता देता हूँ किसके लिए कौन सी ट्रिक लगती है, हम कैसे पहचानेंगे कि एग्जाम पेपर में इसी से क्वेश्चन होगा। यदि un का मान n, n स्क्वायर की घात में दे रखा हो, घात में हो, तो कौशी का nth मूल परीक्षण लगता है। कौशी का nth मूल परीक्षण, तो कौशी का कौन सा लगता है बोलिए, nth मूल परीक्षण लगता है। n में हो तो कौशी का कौन सा परीक्षण लगता है, nth मूल परीक्षण लगता है। अब देखो कौशी का nth मूल परीक्षण होता क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या करते हैं, un की पावर 1/n निकाली जाती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, और वो सपोज कीजिए आ जाती है l। तो केस नंबर फर्स्ट, यदि l का मान 1 से छोटा हो तो अभिसारी, डिलम्बर्ट का जस्ट विपरीत होगी, है ना। और दूसरा है l का मान 1 से बड़ा हो तो अपसारी यानी डाइवर्जेंट। और तीसरा होता है l बराबर अगर 1 हो तो टेस्ट जो होता है वो आपका फेल होता है। श्रेणी का अभिसरण आपको बखूबी रूप से पढ़ना है तो आप हमारा यूमैक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अभी 5,999 रुपये का बैच चल रहा है मात्र छूट के साथ में, और 2-2.5 महीने जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो फिर वंचित रह जाएं और 1-2 नंबर से सिलेक्शन आपका कहीं रुक जाए, फिर बाद में आपको भी पता है कि 5-5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है एक भर्ती के लिए, और एज आपकी निकल जाती है, वही फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पैसा उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि पैसे की तरफ ना सोचकर अगर आपका विचार बन रहा हो तो आज ही यूमैक्स ऐप को डाउनलोड कर, किसी अदर ऐप को आपको डाउनलोड नहीं करना है, NM क्लासेस को डाउनलोड नहीं करना है, किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि अब मेरा किसी संस्था से कोई भी संबंध नहीं है। अब यूमैक्स ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो। किसी को फिर भी कोई डाउटेशन हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था पीछे वाला। अब देखो ये n स्क्वायर या n की टर्मों में आप मान सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, इधर की साइड ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए ये n है तो ये n+1 है, तो इसे लिख सकते हो आप n+1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका n स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा n+1, और नीचे आ जाएगा आपका n। देखो पावर -1, -2, -3 यानी कि माइनस के n, ये हो जाएगा un का मान। मैंने आपको बताया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे un की पावर 1/n पर, तो un की पावर 1/n कर दीजिए भाई, इसको un की पावर 1/n कर दीजिए। तो देयरफॉर un की पावर 1/n, और वो भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए, ठीक है। देखो 1/n करेंगे तो n से n ये वाला तो कैंसिल होगा ही होगा, आपको पता है। अब n+1/n यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा n+1/n, आपने एक कॉमन निकाल दिया, होल इनवर्स था तो इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या बचा, ये बचा n+1/n माइनस का 1 का इनवर्स, ठीक है भाई। n+1/n माइनस 1 का होल इनवर्स, ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, इसकी लिमिट तो आ जाएगी 1, अब ये बचेगा, होल इनवर्स है तो उल्टा कर दीजिए, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो गया भाई, इसमें गलती थोड़ी ना की है। क्वेश्चन में शायद कोई गड़बड़ हो गई है आपकी। अच्छा 2, 3, 4 यानी n+1 की पावर n+1 है भाई, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत हो गया और ऊपर सीधा चल रहा है।
ये n+1 की पावर n+1 है। ये आएगा 2 3 4 और ये n की पावर n, ये n+1 की पावर n+1 और ये n की पावर n, और यहाँ से कॉमन निकाल दिया आपने ये, तो ये बचा 1+1/n की पावर n बच जाएगा, ये माइनस का 1 बचेगा और ये इनवर्स है। इसकी लिमिट 1 आई जाएगी, आपको पता है इसकी जो लिमिट है वो 1 आ जाती है, तो ये तो 1 आ गया। और 1+1/n की पावर n लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे इसका मान e होता है, e-1 का होल इनवर्स है, यानी कि 1/e-1। e का जो मान होता है वो होता है आपका 2.71 और माइनस का 1, यानी कि 1/1.71, यानी कि एक में एक से बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, यानी इस लिमिट का मान किससे छोटा हो गया, एक से। यदि लिमिट का मान एक से छोटा हो जाता है तो ये श्रेणी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, अभिसारी होती है। यदि लिमिट का मान एक से छोटा हो तो श्रेणी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, अभिसारी होती है। तो आपकी जो श्रेणी है वो कैसी है, बोलिए अभिसारी है। ये श्रेणी जो है वो आपकी कैसी है, बोलिए अभिसारी है। तो लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पढ़ने में 2 पढ़ लिया था जबकि आगे का 3 भी था। 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, यहाँ 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, इस प्रकार। ठीक है भाई। अच्छा 1 पे भी 2 है ना, तो n+1 ही आएगा। ठीक है, n+1 ही आएगा, कॉमन आ जाता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे की तरफ मूव करेंगे, हो जाता है कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक्स आपसे भी होती हैं। हाँ जी, ये श्रेणी दे रखी है 1 2 3, समांतर श्रेणी है, n पद क्या होगा, n हो जाएगा। अब देखो 1 3 5 तो कितना होगा 2n-1। अब देखो 3 5 7 का तो ये हो जाएगा 2n+1। आपको पता है ना, 1 से चालू हुई है जब तो 2n-1, 3 से चालू होगी, दूसरी सीरीज बन रही है 3 5 7 तो 2n+1, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ दो। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक n कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा n 2-1/n, यहाँ से भी एक n कॉमन निकाल दो तो 2+1/n, और एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, नीचे n² बचता। अब मैंने पहले ही कह रखा है निकलने के बाद कॉमन ये बचती है σ1vn, यानी तुलनात्मक परीक्षण में 1/n⁴1। हाइपर हार्मोनिक लगाओ, यहाँ p का मान कितना है, p का मान 1 है, तो मैंने आपको बता रखा है p का मान 1 हो तो जो श्रेणी होती है वो कैसी होती है, आपकी अपसारी होती है। यदि p का जो मान है वो 1 हो तो श्रेणी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, अपसारी होती है। यदि p का मान 1 हो तो श्रेणी आपकी कैसी होती है, अपसारी होती है। लिख लीजिए भाई इसको, अगर लिखना जानते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना नहीं जानते हैं तो मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। देखो फिर से एकांतर श्रेणी का आ गया, ये 1/2⁴ लिख सकते हो, 1/2⁴1 लिख सकते हो, 1/2⁴2 लिख सकते हो, -1/2⁴3 लिख सकते हो, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब वो निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट आ गया है। निरपेक्ष के कॉन्सेप्ट के लिए इसका मोड लगा के देख लिया करो। मोड लगाओ भाई, यानी धनात्मक में कन्वर्ट करो तो सिग्मा मोड ऑफ un लगाओ, तो ये बनेगी 1/2⁴012 यानी कि n-1। इसको vn मान लेते हैं, इसको vn मान लेते हैं। ठीक है, इसको vn मानेंगे तो इसका परीक्षण आप लगाएंगे डिलम्बर। डिलम्बर जो परीक्षण होता है, डिलम्बर जो परीक्षण होता है मोस्ट एंड पावरफुल टेस्ट होता है, जिसे लगाकर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हमने vn माना है, vn मानकर आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए vn मानकर आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए डिलम्बर परीक्षण ये कहता है आपसे un/un+1 निकाला जाता है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई जाती है। और कॉसी का कराया था ना मैंने अभी आपको, कॉसी का nth मूल परीक्षण, उसका जस्ट उल्टा कर देना, un/un+1 निकाल दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, तो ये आपका 1/2⁴n-1 और वो आ जाएगा n+1 करेंगे तो 2⁴n ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 बच जाएगा। और लिमिट का मान अगर 1 से बड़ा हो तो कैसी होती है, अभिसारी।
दिलंबर परीक्षण में अगर लिमिट का मान 1 से बड़ा होता है तो अभिसारी, 1 से छोटा होता है तो अपसारी और 1 के बराबर होता है तो टेस्ट आपका हो जाता है फेल। यहाँ लिमिट का मान 1 से बड़ा आ गया तो ये हो जाएगी अभिसारी। जब मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि अगर मोड अभिसारी हो, अगर मोड अभिसारी हो तो फिर निरपेक्ष में चला जाता है कॉन्सेप्ट, यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 वेस्ट के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ मूव करते हैं। ये श्रेणी दे रखी है और निरपेक्ष पूछा है। आपको पता होना चाहिए सीरीज में ये जो श्रेणी है वो 1 प्लस एक्स की पावर -2 यानी कि 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो अभिसारी होगी जब मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 हो या फिर एक्स इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 हो। हमेशा इस कंडीशन को लगाओ तो ये जो है ये नीचे होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाता है। संस्कृत डिपार्टमेंट में कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। ये सीरीज दे दी है, फिर से मैंने पहले ही कह दिया है मोड लगा दो सिग्मा UN पर, धनात्मक बना लो पहले इसे। तो ये बनेगी सिग्मा, ये 1/1 है, 1/2 3 4 तो सिग्मा 1/n हाइपर हार्मोनिक हो गई। पी का जो मान है वो 1 है तो कैसी हो जाएगी? ये अपसारी हो जाएगी। और लेबनिज टेस्ट से एकांतर श्रेणी जो है वो अभिसारी और ये अपसारी है तो इसे कैसे कहते हैं? सह प्रतिबंधित अभिसारी, कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट इसे कह देंगे आप। कौन सा कन्वर्जेंट? कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया मोड में कन्वर्ट कर लो। अगर मोड वाली अभिसारी हो जाती तो निरपेक्ष कह देते हैं, मोड वाली अपसारी हो रही है तो इसे सापेक्ष कह दिया। नेक्स्ट 4 वेस्ट, आगे की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, जब ऐसी कोई भी सीरीज आ जाए और आपसे एक समान अभिसारी का कॉन्सेप्ट पूछा है तो मोड लगा देते हैं। और आपको कोई पता हो तो साइन nx या फिर साइन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो 1 होती है, 1 से छोटी होती है। और तुलनात्मक परीक्षण ये कहता है आपसे कि सिग्मा UN और सिग्मा VN अगर दो श्रेणी हैं और UN से बड़ी VN हो, UN से बड़ी कौन हो? VN हो, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, इससे बड़ी श्रेणी ये है, अगर इसका जोड़ फाइनाइट आ जाए, इसका जोड़ फाइनाइट आ जाए तो डेफिनेटली इसका जोड़ भी कैसा होगा? फाइनाइट होगा। यानी कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। जिसका जोड़ फाइनाइट आता है श्रेणी का वो कन्वर्जेंट होती है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये भी कैसी हो जाती है? कन्वर्जेंट। यदि छोटी वाली श्रेणी का जोड़ अनंत आ जाता तो ये डाइवर्जेंट हो जाती, तो इससे बड़ी भी क्या हो जाती? डाइवर्जेंट। अब हमने क्या किया? तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। तो इस श्रेणी से बड़ी इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी होती है, तो इस श्रेणी से जो बड़ी श्रेणी आएगी वो आ जाएगी 1/n⁻p। ये जो है वो बड़ी हो जाएगी किससे? समेशन साइन nx अपॉन n⁻p। जब ये वाली श्रेणी इस वाली श्रेणी से कैसी है? बड़ी है और ये हाइपर हार्मोनिक है, तो p का मान अगर 1 से बड़ा होता है तो ये कैसी होती है? अभिसारी। जब ये वाली बड़ी वाली अभिसारी है तो ये तो इससे छोटी है और ये इससे छोटी है तो ये भी कैसी हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। तो p इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये कैसी हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बोलिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आज ये मैंने अभी कराया था, सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर था वो अभी बताया था, अभिसारी आएगा। यही तो बताया था भाई। हाँ जी, 1 - 1/2। तो देखो इस सीरीज कुछ इस प्रकार दे रखी है, 1 फिर माइनस का 1/2, यहाँ आ गया 1 पे तो यहाँ पहुँच गई थी, फिर
फिर यहाँ गए, फिर 1/3 यहाँ पहुँच गए, फिर माइनस का 1/3, फिर 1/5, फिर माइनस का 1/5, 1/5, 1/6, इस प्रकार चल रही है, निरंतर घटती जा रही है घटने को। तो यानी कि ये चल रही है -1n इंटू 1/n, यही चल रही है। इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, प्लस माइनस में चल रही है ना, तो कितना आएगा 0। तो ये जो मान है निरंतर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 की ओर भाग रही है। तो ये कह रहा है एक दिष्ट है, बताओ एक दिष्ट थोड़ी ना तो ये बढ़ ही पा रही ना घट पा रही, ना तो मोनोटोनिक इंक्रीज है ना मोनोटोनिक डिक्रीज है। ये कह रहा है एक दिष्ट है परंतु परिबद्ध नहीं। अब मुझे बताओ इस अनुक्रम का सबसे बड़ा मान आ रहा है 1 और सबसे छोटा मान आ रहा है -1/2। तो ये जो अनुक्रम है वो कैसी है, परिबद्ध है। और मैंने आपको कुछ समय पहले या उससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि जो अनुक्रम अभिसारी होती है ना, जो अनुक्रम अभिसारी जिसकी केवल एक ही लिमिट निकलती है, जो अभिसारी होती है वो हमेशा कैसी भी होती है, बोलिए परिबद्ध भी होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो अभिसारी होती है वो हमेशा कैसी भी होती है, परिबद्ध। तो ये परिबद्ध भी है। ये कह रहा परिबद्ध नहीं है, गलत। परिबद्ध है परंतु एक दिष्ट नहीं, सही बात है। ये कैसी है, बाउंडेड तो है परंतु ना तो एक दिष्ट वर्तमान है ना ह्रासमान है, दूसरा ऑप्शन सही आ रहा है। ये कह रहा एक दिष्ट और परिबद्ध, एक दिष्ट तो ही नहीं है, परिबद्ध तो है। ये वाला ऑप्शन जो है वो कैसा है, गलत है। ना एक दिष्ट ना परिबद्ध, एक दिष्ट तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन ये कह रहा है ना परिबद्ध, परिबद्ध तो है। सबसे बड़ी वैल्यू जा रही है 1, सबसे छोटी वैल्यू जा रही है -1/2। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर। इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए श्रेणी पूछी है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका आएगा, देखो सबसे पहले x का मान 1 ही रख के देख लो। 1 पे दे रखा ना, तो x बराबर 1 ले लीजिए। x बराबर 1 पर un का मान बोलो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 बचेगा ही बचेगा। अब देखो 1, 3, 5, तो मैंने अभी बताया था समांतर श्रेणी का n पदों का सूत्र Tn = a + n - 1 × d होता है। उससे 1, 3, 5, 7 का n पद आएगा 2n - 1, 2, 4, 6 यानी दोगुना चल रहा है तो 2n। फिर मैंने आपको बताया n कॉमन आ जाएगा तो ऊपर a बन जाएगा n²। ये 2 है, ये 2n - 1 है। मैंने आपको बता रखा n² हाइपर हार्मोनिक, और यहाँ पावर जो है, पावर का मान कितना है 2, किससे बड़ा है 1 से, तो कैसी है, अभिसारी है। पावर का मान 1 से बड़ा हो तो कैसी होती है, बोलो अभिसारी होती है। तो x बराबर 1 पर तो अभिसारी है। उसने कहा है x बराबर 1, x बराबर 1 पर अभिसारी है। यहाँ भी ऑप्शन है 1 का, यहाँ भी है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें डिलम्बर्ट लगाना पड़ता है। डिलम्बर्ट ये कहता है un में un + 1 का भाग दो और लिमिट लगाओ। और लिमिट भी कौन सी लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट कौन सी लगाते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और लिमिट लगाकर आप चेक करते हैं, यदि लिमिट का मान 1 से बड़ा आ जाता है तो अभिसारी, और लिमिट का मान 1 से छोटा आ जाता है तो अपसारी। अब देखिए x, x² x³ तो ये तो हो जाएगा x⁴n। एक ये मैंने अभी आपको बता दिया था 2n - 1 × 2n, गुणा करेंगे un + 1 का, तो उल्टा हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा अब आपका xn + 1। इसमें डिफरेंस था 2, 2 का, तो 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 1। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 2। ठीक है भाई, ये 2n + 2 हो जाता है। सॉरी भाई, यहाँ से अलग है। अब ये 2n + 2 हो गया। अब xn से एक xn तो कैंसिल हो गया, 2n कॉमन, 2n यहाँ से कॉमन, 2n 2n गुणांक, यहाँ भी 2n और यहाँ 2n गुणांक, तो यहाँ से लिमिट आएगी 1 और बचेगा 1/x। और फिर मुझे बताओ ये अभिसारी होती है कब, जब लिमिट का मान 1 से बड़ा हो। डिलम्बर्ट परीक्षण से अभिसारी जब 1/x का मान किससे बड़ा हो, 1 से, तो x को उधर ले जाओ तो x इज लेस देन 1। हमेशा आंसर भी जब लगाओ ना लेस देन में लगाना, ग्रेटर देन में मत लगाना। कन्वर्जेंट वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम पेपर में आते हैं तो आंसर लेस देन में लगाना। तो लेस देन में ये था और लेस देन में केवल और केवल एक ही था, लेस देन में भी था और इक्वल पे भी कैसी आ गई, अभिसारी। इक्वल पे भी अभिसारी आ गई थी और लेस देन में भी। इक्वल के लिए हमने टेस्ट यूज कर लिया था कौन सा,
हमने हाइपर हार्मोनिक वाला यूज किया था और इसके लिए हमने कौन सा परीक्षण यूज किया है, डिलम्बर्ट यूज किया, क्योंकि एक्स वाला है। जहाँ भी एक्स आपको नज़र आए उसमें डिलम्बर्ट परीक्षण यूज कीजिए, जिसमें होल पावर n नज़र आए उसमें कॉसी का nth मूल परीक्षण चेक कीजिए, जिसमें लॉग आ जाए उसमें कॉसी संगणन यानी कि कॉसी कंडेंसन टेस्ट यूज कीजिए। इस प्रकार से हम बताते चलते हैं आपको कि कौन से में कौन सा टेस्ट लगाना है। जिसमें एक्स नहीं आए उसमें आपका हाइपर हार्मोनिक और तुलनात्मक परीक्षण लगते हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो ये तो सभी जानते हैं, एफ एन एक्स एक अनुक्रम है, जो एक फलन एफ एक्स को अभिसरित होती है तो हमेशा लेस देन वाला ही आंसर आता है। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन, इसको हम सविस्तार से क्लास के अंदर ही पढ़ाते हैं। अब इतना तो टाइम आपके पास भी नहीं है तो सविस्तार पढ़ा सकें, तो उसके लिए तो सारी चीज़ें आपको पता है, परिभाषा होती है सीधी सीधी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन के कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है भाई, रीमान समाकलन सभी जानते हैं कि रीमान समाकलन होता क्या है। कोई बता पाएगा क्या रीमान समाकलन होता क्या है? रीमान ने क्या काम किया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रीमान के बारे में। ये जैसे ये कोई भी, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका वी, इसको रीमान ने तोड़ा, इसे कह दिया x नॉट, अगला पद कह दिया x1, यानी पार्टीशन किए फिर x2, और ये आ गया सपोज कीजिए आर बा उपअंतराल एक्स आर माइनस 1 और ये आ गया एक्स आर डॉट 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 और ये आ गया आपका एक्स एन। रीमान ने क्या काम किया, सर्वप्रथम इसे सब इंटरवल्स में तोड़ा, पार्टीशन किए। रीमान ये कहता है कि क्लोज इंटरवल ए बी लिया, उसके हमने पार्टीशन किए, कितने भी पार्टीशन आप कर सकते हो। अब इसका आरवा पार्टीशन लिया और आरवे पार्टीशन पे फंक्शन की वैल्यू हमने ली। आरवा पार्टीशन आपने लिया और आरवे पार्टीशन पे फंक्शन की वैल्यू ली, इस पे तो ये वैल्यू जा रही है और इस पे जा रही है ये वाली वैल्यू, यानी कि इसमें फलन का सबसे छोटा मान इस वाले अंतराल में ये आ रहा है, सपोज दैट स्मॉल एम आर, दूसरा मार्कर यूज कर लेते दिखाई दे जाए, स्मॉल एम आर, और इसमें सबसे बड़ा मान आ रहा है कैपिटल एम आर। ठीक है, तो रीमान ने क्या काम किया, ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग निकाला, यूएफपी निकाला, यूएफपी इस पार्टीशन पर, P4 पार्टीशन F4 फंक्शन। तो क्या किया, उच्चक का गुणा यानी आरवे उपअंतराल में जो आपने सुप्रीमियम निकाला उच्चक, उसका गुणा उस अंतराल की चौड़ाई से कर दिया, यानी डेल्टा आर से, डेल्टा आर से गुणा करके उन सभी को जोड़ दिया, जोड़कर यानी कि उच्चक का सहारा लिया और एक आयत बना, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो इसकी थी कैपिटल एम आर, यहाँ तक है, और चौड़ाई कितनी है, इस अंतराल की चौड़ाई एक्स आर माइनस 1 यानी इस उप अंतराल की चौड़ाई। अब ऐसे समस्त आयत निकाले और समस्त को जोड़ दिया, समस्त को जोड़ने के बाद ये निकला था ऊपरी डार्बू योग। ऐसे ही छोटे वाले या फिर निम्नक का उपयोग किया, निम्नक को आधार मान के फिर एक और आयत बना दिया, और एक और आयत बनाने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, स्मॉल एम आर का गुणा फिर डेल्टा आर से यानी अंतराल की चौड़ाई से कर दिया और उसका समेशन निकाल दिया सभी के लिए। फिर ये आ गया था एल एफ पी। इसको सविस्तार से हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। अब ये किसी भी पार्टीशन पे है, अब पार्टीशन की संख्या आपने कम की है तो सीधी सी बात है, देखो जाहिर सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब पार्टीशन आप कम कर रहे हो, ये ऊपरी मान है और नीचे वाला मान है, भाई उच्चक से आयतों का क्षेत्रफल निकला और निम्नक से आयतों का क्षेत्रफल, सीधी सी बात है, रेड वाला आयत बड़ा है और ब्लू वाला आयत छोटा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है यूएफपी बड़ा होगा हमेशा एलएफपी से, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी पार्टीशन पे ऊपरी डार्बू योग यानी अपर डार्बोक सम निकालेंगे और लोअर डार्बोक सम निकालेंगे, तो अपर डार्बोक सम हमेशा बड़ा होगा लोअर डार्बोक सम से, तो ऊपरी मान। अब जैसे ही पार्टीशन बढ़ाते हैं ना, तो पार्टीशन बढ़ाते हैं तो ये वाला मान बढ़ता है और ये वाला मान घटता है, यानी कि निम्न डार्बू योग बढ़ता है और ऊपरी डार्बू योग घटता है। और पार्टीशन कर दो, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टीशन करते चले जाओ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग जो है वो कैसे हो जाते हैं, समपाते, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग का मान समान हो जाए तो उस केस में ये जो मान निकलेगा वो
मान होगा उस इंटीग्रेशन के बराबर और फलन जो होगा वो रीमान समाकलन होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे वाली वीडियो में अलग से लेकर आऊँगा, बहुत सविस्तार आपको समझाऊंगा जिससे क्वेश्चन आपके आसानी से निकल सकें। तो ये ऊपरी रीमान समाकलन है, अपर लिमिट अगर लगी हुई है, अपर लिमिट पे बार लगा हुआ। ये निम्न रीमान समाकलन है अगर ए पे नीचे बार लगा हुआ है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो यदि निम्न रीमान समाकलन का मान ये है और ऊपरी रीमान समाकलन का मान ये है, तो मुझे बताओ हमेशा ऊपरी रीमान समाकलन का जो मान है वो निम्न रीमान समाकलन से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और बराबर हो गया तो फलन रीमान समाकलन होगा, और बड़ा हुआ तो उस केस में फलन रीमान समाकलन नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, हमेशा ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन से बड़ा होगा या फिर कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है भाई, मैंने अभी बताया कोई भी विभाजन लिया, कोई भी पार्टीशन लिया पी कि आरवे उपअंतराल लिया है आपने कि निम्नक और उच्चक ये हैं, तो मैंने आपको बताया था निम्नक और उच्चक कैसे निकलेंगे। आरवे उपअंतराल में हम बिंदु रख के देखते हैं, उस बिंदुओं में निम्नक तो कैसे निकलता है, इन्फीमियम ऑफ एफ एक्स, और एक्स की जो वैल्यू है वो आरवे उपअंतराल में होगी एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में, और जो उच्चक निकलेगा एफ एक्स ही निकलेगा, लेकिन इसकी भी वैल्यू एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में होगी, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, ग्रेटर देन, तो इस कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। ये लेस देन में, ये भी किस में दे दिया, ग्रेटर देन में दे दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये एक्स आर माइनस 1 ग्रेटर देन में दे दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये लेस देन में है और ये भी लेस देन में, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि स्मॉल एम आर क्या होता है, निम्नक होता है उस आरवी उपअंतराल में। तो एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, ये मैं सविस्तार से समझा दूंगा, वाले अलग से एक क्लास बना दूंगा रीमान समाकलन की, उसमें सविस्तार से पढ़ा दूंगा आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपरी डार्बू योग पूछा है, एम आर और एम आर इसके उच्चक है, डेल्टा आर इसकी लंबाई है। तो ऊपरी डार्बू योग मैंने अभी आपको बताया था, यू एफ पी कैसे निकलेगा, उच्चक का गुणा उस अंतराल की चौड़ाई से कर देंगे और उनका समेशन निकाल देंगे। यू एफ पी जो होगा आपका, यू एफ पी मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, किसी पार्टीशन पे निकाल रहे हो तो समेशन निकालेंगे, उच्चक का गुणा किससे कर देंगे, डेल्टा आर से, आर बराबर होगा 1 to n तक। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऊपरी डार्बू योग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहो तो। ये आपका दे रखा है, आपको खुद को पता होना चाहिए। जैसे कोई भी ग्राफ है, ये कोई भी ग्राफ है, ये क्लोज इंटरवल ए बी था, ये ए है और ए बी है, ये आरवा उपअंतराल है। इस आरवे उपअंतराल में स्मॉल एम आर तो ये आया है और कैपिटल एम आर ये आया है, और सबसे बड़ा एम यानी सबसे बड़ा उच्चक यहाँ है और सबसे बड़ा निम्नक यहाँ है, स्मॉल एम। तो यानी कि ये जो निकला है आपका निम्न डार्बू योग वो तो इससे बड़ा होगा, और ऊपरी डार्बू योग जो आएगा वो हमेशा उच्चक के बराबर या उससे कम आता है। तो ये बी माइनस से लेंथ होती है टोटल की, तो एल एफ पी से तो बड़ा एम बी माइनस ए से तो बड़ा हो जाएगा एल एफ पी, और एल एफ पी से बड़ा हो जाएगा यू एफ पी, और यू एफ पी से बड़ा हो जाता है एम बी माइनस ए। सविस्तार से मैं आपको करा दूंगा प्रॉपर रूप से, भाई इसको थोड़ा सा गहराई के साथ जाना पड़ता है, अब आपने चीज़ें सीखी नहीं है, मैं ऐसा करा दूंगा रीमान समाकलन, कभी आप भूलेंगे ही नहीं, और पढ़ भी रखा है काफ़ी बच्चों ने, फर्स्ट ग्रेड वालों ने। निम्न रीमान समाकलन का मान है, मैंने अभी आपको बताया था निम्न रीमान समाकलन कैसे निकलेगा। जो निम्न रीमान समाकलन होता है एक ऊपरी होता है, ऊपरी का तो मान घटता जाता है, निम्न का बढ़ता जाता है। कब बढ़ता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, जब पार्टीशनों को बहुत मीन करते चले जाओ, पार्टीशन पे पार्टीशन करते चले जाओ, छोटे 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 छोटे, तो ये निम्न वाला ऊपर बढ़ेगा कब, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। और निम्न डार्बू योग कैसे निकालते हो, स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर, यानी स्मॉल एम आर यानी कि निम्नक का अंतराल की चौड़ाई से गुणा कर देते हैं और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एल एफ पी, एल एफ पी का इन्फीमियम निकलेगा क्या, एल एफ पी तो यह एल एफ पी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी पार्टीशन करते जा रहे हो तो एल एफ पी बढ़ रहा है। तो एल एफ पी का मिनिमम होता है, यू एफ पी तो घटता जाता है, एल एफ पी का मिनिमम होता है कि मैक्सिमम, तो एल एफ पी बढ़ेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम, और यू एफ पी घटता है तो यू एफ पी का होता है मिनिमम। तो हमेशा ध्यान रखना, यू एफ पी के साथ तो आएगा इन्फीमियम और एल एफ पी के साथ आएगा सुप्रीमियम, तो एल एफ पी के साथ आएगा सुप्रीमियम, तो सुप्रीमियम ऑफ एल एफ पी और पी बिलोंग्स टू
फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, जितने भी आपने पार्टीशन किए हैं, जितने भी प्रकार से आपने किए उनका आपका आ जाता है। 79 ये सीधी सी परिभाषा होती है, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन, हमेशा लेस देन वाला आंसर लगाया करो इस प्रकार के क्वेश्चंस में, ठीक है भाई। शेष क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, रीमान के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें सविस्तार थोड़ा सा रीमान को मैं बता दूंगा, फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बता दूंगा उनके क्वेश्चंस, फिर एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, इन्हें भी हम आपको बखूबी रूप से बता देंगे। और भी आपका कोई भी संबंधी या फिर आपका कोई भाई बंधु अगर हमसे ऐप परचेज करना चाहे तो यूमैक्स ऐप पर जा सकता है, जिसके अंदर कई प्रकार के बैचेज अब अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना है तो नोएडा वाले क्षेत्र में आ सकता है, नोएडा वाले क्षेत्र में ऑफलाइन क्लासेज अभी चल रही हैं। और जयपुर के अंदर पढ़ना है तो जयपुर के अंदर 2 गवर्नमेंट फैकल्टीज सेकंड ग्रेड की और एक सर पढ़ाएंगी, और मैं भी आकर कभी कभार आके पढ़ा देता हूं, तो आप वहां ज्वाइन करना चाहें तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए अंदाज के साथ आपके उजाला सर, नमस्कार।